और ये इंटरव्यू वैशाली के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो उसको उसके चाचा के पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। यही सब सोचते हुए अपने ही ख्यालों में कहीं गुम थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा और उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड वर्षा का कॉल आ रहा है। उसने जल्दी से उसका कॉल उठाया और कहा, वर्षा यार, कहाँ है तू? अभी तक नहीं आई? तुझे पता है ना मैं इस इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो सकती। तू तो सब जानती है, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? उसकी बात सुनने के बाद वर्षा परेशान सी आवाज में बोली, सॉरी यार वैशाली, मेरी स्कूटी अचानक से खराब हो गई है। अब तुझे टैक्सी लेकर इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। जैसी वैशाली ने वर्षा की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई और उसने थोड़ा नाराज होते हुए वर्षा से कहा, यार वर्षा, तेरी स्कूटी भी क्या मेरी शादी करवाना चाहती है जो एकदम से खराब हो गई? इतना कहने के बाद वैशाली ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने आसपास देखने लगी, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई टैक्सी मिल जाए। लेकिन उसको वहां दूर दूर तक कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत जिंदल, द बिजनेस टाइकून, आज विदेश से इंडिया लौट रहा था। अक्षत जैसे ही प्राइवेट जेट से नीचे उतरा, वैसे ही सभी लोग उसको देखकर कुछ समय के लिए फ्रीज हो गए थे। वो सभी लोग वहां उसका वेलकम करने ही आए थे, लेकिन अक्षत को देखते ही वो सब कुछ समय के लिए भूल ही गए और उसे हैरानी से देख रहे थे। अक्षत की लंबी हाइट, तीखे फीचर और उसके चेहरे पर एक कोल्ड लुक उसको एक परफेक्ट मैन बना रहा था, लेकिन वो दिखने में काफी खतरनाक नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसको देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। अक्षत जैसे ही अपनी प्राइवेट जेट से नीचे उतरा, उसने अपने सामने खड़े आदमी से सीधे कहा, कपिल, ऑफिस चलो। कपिल, जो कि अक्षत का बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों था, वो अक्षत की बात सुनकर जल्दी से हरकत में आया और उसने बड़े सम्मान के साथ कहा, जी बॉस, आइए। अक्षत जैसे ही वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी चील जैसी नजरें उन लोगों की तरफ पड़ी जो उसे लेने और उसका वेलकम करने आए थे। उनकी तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहने लगा, लगता है कंपनी में काम खत्म हो गया है, तभी आप लोग यहाँ टाइम पास करने आए हैं। जैसे ही अक्षत की आवाज उनके कानों में पड़ी, वैसे ही वो सब भी अपने ख्यालों से बाहर आ गए और जल्दी से एक लड़के ने घबराते हुए कहा, सर, आपके दादाजी ने हमें यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। आपने इतनी कम उम्र में जो कामयाबी हासिल की है और अपनी सूझबूझ से आपने जिंदल इंडस्ट्रीज को एक अलग ही मुकाम पर पहुँचाया है, हम सब तो बस उसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। ये कहते ही उन लोगों के साथ मौजूद एक एम्प्लॉय अपने हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता लिए अक्षत की तरफ लेकर बढ़ा ही था कि तभी उसी वक्त अक्षत का फोन बज उठा और वो उनको कुछ जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गया। अक्षत के जाने के बाद वहां खड़े सभी लोगों की सांस में सांस आई, वरना उन सबको तो ऐसे लग रहा था जैसे अक्षत आज उन सबकी जान ही ले लेगा। वहीं फोन उठाते ही अक्षत की माँ ने कहा, बेटा, तुम कब तक घर पहुंचोगे? हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अक्षत ने जवाब में कहा, माँ, मैं डिनर आपके साथ करूंगा, अभी मुझे कंपनी में कुछ काम है। बस इतना कहते ही अक्षत ने तुरंत फोन काट दिया। कटे हुए फोन को देखकर अक्षत की माँ गायत्री जिंदल ने मन ही मन कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अक्षत ने अपनी मर्सिडीज में बैठते हुए कपिल से कहा, जल्दी चलो। वहीं दूसरी तरफ वैशाली को भी टैक्सी मिल गई थी और वो भी थोड़ी ही देर में जिंदल इंडस्ट्रीज पहुंच गई थी, लेकिन गेट पर ही उसको एक गार्ड ने रोक दिया। दरअसल वैशाली के पास कंपनी का कार्ड नहीं था और बिना कार्ड के किसी भी एम्प्लॉय को अंदर जाने नहीं दिया जाता। मैडम, आपको क्या काम है? गार्ड ने वैशाली से पूछा। गार्ड की बात सुनकर वैशाली ने जवाब दिया, वो आज मेरा इंटरव्यू है। वैशाली की बात सुनने के बाद गार्ड उसको वहां लेकर गया जहां पर इंटरव्यू हो रहे थे। वैशाली अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। वो जैसे इंटरव्यू वाली जगह पहुंची, वहां बैठे सब लोग उसे घूरने लगे। वैशाली दिखने में भले ही एकदम सिंपल थी,
लेकिन वो किसी परी से कम नहीं थी। उसकी ब्यूटी ही ऐसी थी जो किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वैशाली ने अंदर जाकर अपने लिए एक सीट ढूंढी और बैठ गई, और अचानक ही उसे कुछ फील हुआ और वो इधर उधर देखने लगी। तब उसने पाया कि सब लोग उसे ही घूर रहे थे। आज उसने रेड कलर का टॉप और उसके साथ ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वो किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे, जो उसके लुक्स पर 4 चांद लगा रहे थे। कुछ ही देर बाद वहां पर प्यून आया और पूछा, यहाँ पर वैशाली कौन है? वैशाली तुरंत हरकत में आई और खड़ी होते हुए बोली, जी मैं हूं। प्यून ने उसको देखा और कहा, अब आपकी बारी है, आप अंदर आ सकती हैं। प्यून की बात सुनते ही वैशाली जल्दी से उठकर उस रूम में गई जहां पर इंटरव्यू लिया जा रहा था, और अंदर आकर उसने देखा सामने 5 लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। उसने उन सबको ग्रीट किया और उनके सामने की सीट पर बैठ गई। वहां पर बैठे लोगों में से एक लेडी, जिसका नाम मीना शाह था, उसने वैशाली से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। वैशाली के लिए उनके सवालों का जवाब देना इतना भी कठिन नहीं था। वो बचपन से ही काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। उसने एक एक करके सबके सवालों के जवाब बड़ी ही सरलता से दे दिए। उनमें से एक, जो कि इंजीनियर डिपार्टमेंट का मैनेजर था, उसने वैशाली के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहा, मिस वैशाली, हालांकि आपने अपनी पढ़ाई किसी नामी जगह से नहीं की है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप में बहुत काबिलियत है। और उस आदमी की बात सुनते ही वैशाली अंदर ही अंदर खुश हो गई, लेकिन उसने अपनी ये खुशी जाहिर नहीं की। तभी मीना शाह ने वैशाली से आगे कहा, आपको रिजल्ट कल तक बता दिया जाएगा, अब आप जा सकती हैं। वैशाली जब वहां से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो वहां से सीधा घर के लिए निकल गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी मां से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जिंदल ग्रुप की 20वीं मंजिल के मीटिंग रूम का माहौल बहुत ही गर्म था। अक्षत बीच की सीट पर बैठा हुआ था और सारे बोर्ड ऑफ मेंबर उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। अक्षत की आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वहां बैठे लोगों में दहशत फैली हुई थी। तभी उसने गुस्से में कहा, इस कंपनी में आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा, जिससे वहां मौजूद सभी बोर्ड मेंबर्स की सांसें उनके गले में ही अटक गई थी और उनमें से किसी ने भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो सब भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि अगर इस कमरे से आज वो सही सलामत बाहर निकल जाएं, तो वो आज मंदिर जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक टॉल और हैंडसम आदमी चलकर कमरे के अंदर आया। उस आदमी ने अंदर आते ही बोलना शुरू कर दिया, भाई, मेरे प्यारे भाई, आप वापस आ ही गए। मैंने आपको बहुत ही मिस किया। ये कहकर वो आदमी अक्षत के गले लग गया। अक्षत ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, कंपनी में जो प्रॉब्लम आई है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं? अभिनव ने जवाब देते हुए कहा, भाई, प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अक्षत की भौहें तन गई और उसने गुस्से से कहा, आखिर तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम कंपनी में ओवरटाइम करोगे और मिस्टर मेहरा का प्रोजेक्ट मुझे किसी भी हालत में चाहिए और उसे पूरा तुम करोगे। ये सुनकर तो वो आदमी परेशान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल भी पाता, उससे पहले ही अक्षत कमरे से बाहर जा चुका था। अक्षत के जाते ही उस कमरे में जो शांति पसरी हुई थी, अब वो टूट चुकी थी। तभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से एक ने कहा, अभिनव सर, हम नहीं जानते कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। आज आपने टाइम पर आकर हमारी जान बचा ली। उस आदमी की बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अभिनव सर के बच्चे, तुम्हारे चक्कर में मेरी वाट लग गई। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो छुट्टियों पर जाने के लिए टिकट भी बुक कर ली थी। इतना बोलते ही वो अक्षत के पीछे जाने लगा। अक्षत अपनी मर्सिडीज में जाकर बैठा ही था कि तभी अभिनव जल्दी से उसके साथ उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। ये देखकर अक्षत की भौहें तन गईं और उसने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अभिनव ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा,
भाई, मैं आपका इकलौता भाई हूं, आपका प्यारा भाई। आप मेरे साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी नहीं कर सकते। कपिल, जो कि काफी देर से ये सब होते हुए देख रहा था, उसने ड्राइव करते हुए अक्षत से पूछा, बॉस साहब कहाँ जाना पसंद करेंगे? अक्षत ने अभिनव की तरफ देखकर कपिल से कहा, कार रोको। अक्षत की बात सुनकर कपिल जल्दी से कार रोक देता है। कार के रुकते ही अक्षत ने अभिनव की तरफ देखकर कहा, अभी के अभी कार से उतरो। अक्षत की बात सुनकर अभिनव का चेहरा उतर गया। इससे पहले वो कुछ कहता, अक्षत ने कार का दरवाजा खोल दिया था। अभिनव ये देखकर अक्षत से चिढ़ते हुए कहता है, भाई, आप कितने निर्दयी हो। आप अपने प्यारे भाई को कार से धक्के मार के निकाल रहे हो। क्या आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है? अक्षत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अभी तक मैंने तुम्हें धक्का मारा नहीं है। अक्षत की बात सुनते ही आगे बैठे कपिल को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी अंदर ही दबा ली। अभिनव ने अपनी रोने वाली शक्ल लेकर कार से नीचे उतरते हुए कहा, आपके इसी अंदाज के कारण आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ये कहते हुए वो जोर से कार का दरवाजा बंद कर देता है। उसके दरवाजा बंद करते ही कार उसकी आंखों के आगे से गायब हो गई और बेचारा अभिनव बीच रास्ते में अकेला खड़ा रह जाता है। अक्षत कार में बैठा हुआ बैक व्यू मिरर से उसे देख रहा था। अभिनव ने अक्षत की कार को जाते हुए देखकर अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और वो धीरे से बड़बड़ाने लगा, ऐसा भाई भगवान किसी को ना दे। आग रखते हुए